हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट। आज हम जी और नीट के बारे में ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट आपको यूजफुल रहेगा डिसीजन मेकिंग में। तो लेट्स गो इनटू दिस टॉपिक। अब पहला तो पॉइंट ये आ जाता है कि बोर्ड क्या चूज करें। देखो, 10th तक आपको शायद इतना डिफिकल्टी नहीं होता, 10th के बाद जैसे आ जाता है तो यू गेट कंफ्यूज कि कुछ लोग कहते हैं ये बोर्ड अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं वो बोर्ड अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे दैट माइट बी यूजफुल टू टेक योर डिसीजन। डिसीजन फाइनली आपका ही रहेगा, बट आपको कुछ चीजें, मैंने देखा है कि कुछ चीजें पता ना होके डिसीजन लेना ज़्यादा हार्मफुल रहता है। अब पहला तो पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एनसीईआरटी और जेई जो रिलेशन है, मतलब क्या है कि जो भी जेई और नीट के एग्जाम्स होंगे दे आर टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस विच इज यूज्ड बाय सीबीएसई। मतलब आप सीबीएसई सिलेबस भी कह सकते हो इसे। तो जेई और नीट अगर आप कर रहे हो और आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपको फायदा ये रहता है कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अलग बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे शायद कहते हैं कि सर मैं पहले जेई का खत्म कर दूंगा फिर बोर्ड्स का खत्म कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। अब दोनों का सिलेबस काफी वास्ट है। और कैसे हो जाता है कि जेई का फर्स्ट सेशन जो है इस बार, आप अगर आप लोगों ने देखा, वो जान में हुआ और बोर्ड हुई फेब में। तो इतने कम ड्यूरेशन में आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। दूसरा कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है इट इज वेरी सुटेबल फॉर जेई एंड नीट। मतलब क्या, यहाँ पे एमसीक्यू का नंबर एज कम्पेयर टू, अब यहाँ पे मैं महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में बात करूंगा क्योंकि हर बोर्ड अगर मैंने लिया तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा। एज पर माई नॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड में 10 एमसीक्यूज होते हैं, या ऑन द कॉन्ट्री फिजिक्स का अगर पेपर लिया तो वही सीबीएसई में 16 एमसीक्यू और दो फिर असेसमेंट एंड रीजन एक्सेट्रा थे। मतलब लगभग 18 मार्क्स का वन लाइनर 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई में। उसका मतलब क्या होता है कि केस बेस्ड स्टडी मतलब आपको पैराग्राफ देख के आंसर लिखना होता है। पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, वो रीड करना है और उसका आंसर लिखना है। ये लगभग फिजिक्स में 8 मार्क्स का होता है और मैथ्स के पेपर में लगभग 3 केस बेस्ड स्टडी होते हैं विच इज कंट्रीब्यूट अराउंड 12 मार्क्स। तो आप देख लीजिए, जो भी जेई और नीट के कर रहे हैं उनका क्या हो जाता है कि वो 2 साल एमसीक्यू एग्जाम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अगर कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट। अब सीबीएसई में 5 मार्क्स के है बट वो 3+2 करके है। मतलब मैक्स टू मैक्स आएगा क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स को क्वेश्चन डिवाइड हुआ है 3+2 में। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा ना। और सीबीएसई का अगर आप पैटर्न देखोगे तो वहां पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन काफी ज्यादा है, मतलब 1 मार्क 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितने भी बोर्ड्स अगर आप देखोगे मोस्टली, हाँ उनसे। और ये 75 बोर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सर कहेंगे सर जेई और बोर्ड का क्या रिलेशन है। ये मत भूलना कि फॉर जेई 75% क्राइटेरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब कई बार फेक न्यूज आ जाती है कि सर ये शायद क्राइटेरिया कैंसिल हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट मी रिमाइंड यू वन मोर इवेंट। लास्ट ईयर 29 मई 2023 को जो भी प्लीज आई थी, मतलब जो भी कंप्लेंट या फिर रिक्वेस्ट आई थी कि शायद ये 75% का क्राइटेरिया हटा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डिनाई कर दी है लास्ट ईयर। या आप ये नेट पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने डेट भी डाला, इसी डेट पे वो डिसीजन आया था। तो मतलब ये 75% का क्राइटेरिया कहीं नहीं जा रहा। कुछ और क्राइटेरिया इसमें ऐड हो जाते हैं। अगर आप जेई मेंस की वेबसाइट को रेफर करोगे तो कि यू शुड बी इन द टॉप ऑफ 20% परसेंटाइल। मतलब परसेंटाइल मतलब क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं बता देता। परसेंटाइल मतलब आप कितने लोगों के आगे हो, मतलब टॉप 20% मतलब आप 80% लोगों से आगे हो। मतलब आपका जेई में स्कोर आया अगर 90 परसेंटाइल, इट मीन्स कि आप 90% लोगों से आगे हो। 1% मतलब आप सिर्फ 1% लोगों से आगे हो। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 75% का क्राइटेरिया तो है, मतलब बोर्ड्स की तरफ भी आपको ध्यान देना है। और ये 75% मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 10th में 75% लाला और 12th में 75% लाला, बोथ आर डिफरेंट थिंग। 10th के 90% भी 12th के 75% की गारंटी नहीं देते। आपको यहाँ से डे वन से स्टडी करना होता है, क्योंकि कैसे होता है वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, लाइक एसएसटी होता था एक्सेट्रा, मराठी। यहाँ पे हमारे सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ इंग्लिश होता है। और बाकी जो फिजिक्स आपको लगभग 20-30 मार्क्स का था, मतलब साइंस में कंबाइन थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो अलग हो जाते हैं यहाँ पे आके।
अलग अलग सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स में लगभग 14 चैप्टर्स है, 11 में 14, 12 में 14, ऑलमोस्ट देर आर 28 to 30 चैप्टर्स आर देयर इन 11 to 12 स्टैंडर्ड, सो यू कांट अज्यूम कि इसमें स्कोर ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जेई एग्जाम इज नॉट अबाउट द मेमोराइजेशन। मैंने फॉर्मूले सारे मेमोराइज करे, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। या फिर नीड भी ऑन द कॉन्ट्री वैसे ही है कि सिर्फ फॉर्मूला मेमोराइज करने से आपका नहीं होगा, आपको वो लॉजिकल थिंकिंग पे चैलेंज करेगा। जो भी मतलब 10th में जो स्टैंडर्ड्स थे जज करने के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे एक्सेट्रा, वो सारे स्टैंडर्ड जी और नीट में अलग हो जाते हैं। मतलब कैसे, आपने ये तो आपको बहुत टीचर्स ने एडवाइस भी दी होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैंपल में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, आपके लिए यूजफुल रहेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा। वही जेई और नीट में आपसे कोई नहीं कहेगा कि सिमिलर शायद दिख जाएगा कि ये वर्कशीट है, इतने इतने ये 1000 क्वेश्चन है, इसमें से एक आएगा, ऐसा कोई जेई और नीट के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि उसके क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत कम है। यू कैन कंफर्म दिस विद द एक्सपर्ट कि जेई और मेंस और एडवांस तो खास करके रिपीटेशन बहुत कम है, अगर दिखा वो सिमिलर कंसेप्ट पे, बट बहुत अलग लॉजिकल थिंकिंग यूज करके सॉल्व करना पड़ता है, विच इज वेयर नॉट इन एज कम्पेयर टू 10th एग्जाम, ये काफी अलग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि जो पेरेंट होगा, जैसे सर हमारा बच्चा है कि जिसने 10th में ज्यादा स्टडी नहीं की, लास्ट 2 मंथ में स्टडी किया और इतना इतना परसेंटेज आ गए, तो ये कर लेगा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि पूरा साल कुछ नहीं किया, लास्ट के 1-2 महीने मैंने कर दिया, मेरा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे कंसेप्ट है, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड देम और अच्छे से समझ नहीं पाओगे विद इन ओनली 1 मंथ। दिस इज अ 2 year लॉन्ग जर्नी, तो आपको वो बहुत अच्छे से करनी है। दूसरा, अब ये जो कंसेप्ट की डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो आपको थोड़ा पर्सनलाइज सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको अगर पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ ना आए तो वो बताए कि ये है क्या। बहुत बार क्या हो जाता है, 10 से 11 को जज करते हो, 10th में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नहीं था आई थिंक एज कम्पेयर टू 12th, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आएगा, यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट डेरिवेशन आएंगे, तो 10th से डेरिवेशन से बिल्कुल मत जज करना। दूसरा, एक पॉइंट मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर स्टूडेंट्स आपका ऐसे कहीं जा रहा है जहाँ पे मोर देन 45 स्टूडेंट हो, ये 45 नंबर मेरा है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने निकाला है कि अगर ज्यादा बच्चे हो तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब क्या, दोनों तरीके से कि बच्चा शायद पीयर प्रेशर में आ जाए कि मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, पर मैं पूछूं कि इतने सारे बच्चे वो मेरी तरफ देखेंगे, तो वो भी पीयर प्रेशर होता है। या फिर दोस्त वगैरह हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी उनका ज्यादा फोकस नहीं रहता कॉन्सेप्ट्स पे। और टीचर, देखो टीचर भी ह्यूमन है, सो जब भी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो जाती है, दे विल नॉट एबल टू फोकस ऑन दी स्टूडेंट्स ऑल्सो, पर्सनल फोकस नहीं मिलेगा। तो ये भी फैक्टर शायद पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि 45 से ज्यादा, रफली ये मेरा एक्सपीरियंस फिगर है, शायद अलग अलग टीचर या अलग अलग पर्सन के ये वेरी होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि 45 से ज्यादा अगर बच्चे हो तो इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गिव पर्सनल अटेंशन। खास करके अगर जेई नीट और अटेंड कर रहे हो, वहां पे डिफिकल्ट कंसेप्ट आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें, नई चीजें होंगी जो स्टूडेंट को पता नहीं है, तो ऐसी चीजों को जानना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और दूसरा, पेरेंट्स के लिए भी ये चैलेंजिंग है ये एग्जाम असेस करना कि हमारा स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है नहीं, बिकॉज क्या हो जाता है, बोर्ड्स में इट इज इजी कि वो नहीं लिख पा रहा है मतलब उसे नहीं आ रहा है, बट ये एमसीक्यू एग्जाम है तो स्टूडेंट्स कुछ मार्क करके भी आ सकते हैं, तो पेरेंट्स को पता नहीं कि ये उसे समझ के उसने मार्क्स किया है या फिर अलग तरीके से मार्क किया है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे जिन पेरेंट्स को पता नहीं होता कि जेई नीट है क्या, तो वो कहते कि आप मेरा स्टूडेंट डिसीजन ले लेगा। अब बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ गलत नहीं है, ये भी पॉइंट सही है कि स्टूडेंट को पता है उनको लाइफ में क्या करना है, बट उनकी एज का भी आप ध्यान रखना चाहिए। दे आर ओनली 16 एज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, तो 16 ईयर के बच्चे को इतना लाइफ का टर्निंग पॉइंट का डिसीजन लेने देना, नॉट एवरी टाइम विल टर्न आउट बी फ्रूटफुल, नॉट एवरी टाइम, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, बट मैं ऑन एन एवरेज कमेंट कर रहा हूँ।
तो वहां पे पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना, अलग अलग एंगल डालना कि ये ऐसा है ये ऐसा है, जरूरी हो जाता है। चिल्ड्रंस क्या करेंगे, बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके जो चॉइसेस होते हैं इसमें, वो बेस किस पे होते हैं कि ये पॉपुलर है या फिर मेरे दोस्त वो कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, अगर इस बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट अगर चॉइसेस करते तो कितने फ्रूटफुल होंगे वो। ये वहां पे पॉपुलर है, इसकी वेबसाइट ये पॉपुलर है, इनका प्रेजेंटेशन पॉपुलर है, या फिर मेरे 10 दोस्त वहां पे जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर इस बेसिस पे उसका डिसीजन है तो करियर ओरिएंटेड नहीं है बिल्कुल। तो आई थिंक ये फैक्टर भी पेरेंट को ध्यान में रखना चाहिए। विद द फ्रीडम दे शुड थिंक कि हमारा स्टूडेंट जो है वो किस बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। लैक ऑफ पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो जाता है, इस बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम उनके फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लाने, शायद पीयर प्रेशर की वजह से भी वो डिसीजन ले सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मेरा सजेशन रहेगा पेरेंट्स के लिए, एक सिंपल सजेशन है कि अगर हो सके उतना, जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, आपका बच्चा डिसीजन ले रहा है, हो सके उतना अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करे। एंड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन हिज गोल्स एंड एबिलिटी, कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसके लाइफ में करना क्या है, उस हिसाब से उसको डिसीजन लेने दीजिए। बट उसके साथ पूरा इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी हो जाता है। पेरेंट्स शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अनबायस्ड एजुकेशन एक्सपर्ट। अब क्या, कलीग्स, आपके कोई कलीग्स होगा या फिर सर्कल में कोई ना कोई तो होगा जो एजुकेशनल एक्सपर्ट है, जो आपको ऐसे एडवाइस देगा विच इज यूजफुल टू योर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट भी कर रहा हूँ और एंड में मैंने कहा कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास गए जो पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, वो उसकी एडवाइस बेस्ड होगी ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनीज इंटरेस्ट मोस्ट लाइकली ना। तो आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेने की जगह उस कंपनी की जगह देगा। तो ट्राई टू रीच टू सच एजुकेशनल एक्सपर्ट, दे विल गिव यू अनबायस्ड एडवाइस। ऑब्वियसली अनबायस्ड एडवाइस लेना या फिर मिलना आजकल बहुत रेयर है, बट अगर शायद उसमें आपका थोड़ा वक्त जाएगा, बट 11 12 इज टर्निंग पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। एक एडवाइस स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकती है। तो शायद वो रेयर हो, डिफिकल्ट हो, बट इम्पॉसिबल तो जरूर नहीं है। So before taking such a big decision, take advice from educational expert. That is my suggestion from my end. So thank you for giving your time, students and parents. I hope I have given some useful point to you all.